नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको वो परिदृश्य बताने जा रहे हैं जिस परिदृश्य ने अब शांति दूतों की दुनिया की नींवें हिला दी है। पीसफुल्स की इस वक्त की जो स्थिति है वो ये है कि जो भी दुश्मन इजराइल के हैं वहाँ हड़कंप है और इजराइल को लेकर पूरी दुनिया में एक बात मानी जाती है, ये चूँकि ट्रेडिशन है पिछले 1500 सालों से कि इजराइल काफिर हैं, इजरायली यहूदी, जिनको इजराइल से मतलब यहूदी से मतलब आप समझिए, चाहे यहूदी भारत में रह रहा हो, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, चाहे वो इजराइल में रह रहा हो। जैसे कि हिंदू काफिर है उनकी नज़र में तो वो काफिर है, और काफिर की सज़ा क्या है? काफिर को मार देना है। मार देने से क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। जन्नत में क्या क्या मिलेगा? बेहतर हूरें मिलेगी, दूध शहद की नदियाँ मिलेंगी और जो भी डिमांड की जाएगी वो पूरी होगी। इस तरह की बात कही जाती है। तो ये जो रवायती दुश्मनी है ये चलती आ रही है और इसमें अब यहूदी बहुत कम बच गए हैं पूरी दुनिया में, आप हम सब जानते हैं। और उनका एकमात्र एक द्वीप टाइप का छोटा सा जैसे प्रायद्वीप होता है ऐसा एक देश उन्होंने बसाया है। तो आज बात करेंगे कि किस तरह की सोच रखता है इजराइल का यहूदी और किस तरह की सोच है हमारी। लेकिन इससे पहले एक ताज़ा खबर है। इजराइल ने आज लेबनान के हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं लेबनान में, उन ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए लेबनान के ऊपर अटैक किया है। ये मैसिव अटैक है। ये गाजा स्ट्राइप पर जब अब जो जंग शुरू हुई है अभी अक्टूबर से, तब इस पूरे दरमियान की सबसे बड़ी ये स्ट्राइक है। 300 मिसाइल्स इजराइल ने आज लेबनान में दागी हैं, लेबनान के विभिन्न शहरों में। और ये जो अटैक है ये इतना ज़बरदस्त अटैक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इजराइल ने किस तरह की तैयारी की है। और ख़ास बात इस हमले की ये है कि इजराइल ने पहले लेबनान के लोगों को बताया कि हम हमला करने जा रहे हैं, आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सामने पीठ पीछे से काम नहीं है। ये इसको कहते हैं सीना सामने करके लड़ाई में उतरना, और लड़ाई भी इस तरह की कि किसी भी तरह से चूक न रह जाए। ये बड़ी बात है। इसमें 200 के लगभग लोग मारे गए हैं इसमें, हिजबुल्लाह के कार्यकर्ता। पिन पॉइंट बहुत ही प्रिसाइज हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। ये किस तरह की इंटेलिजेंस है, किस तरह की टेक्निक है। हिजबुल्लाह जैसे जो संगठन हैं वो न केवल हिल गए हैं बल्कि अब किसी भी चीज़ को छूने से डर रहे हैं, टॉयलेट पेपर निकालने तक से डर रहे हैं, चम्मच उठाते हैं तो कांपते हैं, अपने शरीर के ही अंगों को लेकर कांप रहे हैं कि कहीं कोई डिवाइस तो नहीं छुपी हुई है। और ये हिजबुल्लाह ही नहीं, ये लेबनान के ही लोग नहीं, जो कट्टर सोच वाले लेबनान के लोग हैं वही नहीं, ईरान की सेना तक के ऊपर असर आ गया है। ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जिसको वहां की सेना कहा जाता है, उसने भी अपने तमाम सैनिकों से जो भी वो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे उस सबको रिकॉल कर लिया है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, जो भी कम्युनिकेशन का साधन वो यूज कर रहे थे सबको रिकॉल कर लिया है, सबकी जांचें हो रही हैं। यानी कि ईरान की जो सेना है वो अब बिना किसी कम्युनिकेशन के है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेफ कम्युनिकेशन माना जा रहा था इस्लामी दुनिया में वो पेजर का था। लेकिन अब पेजर सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। अभी हाल में 6 दिन पहले 17 अक्टूबर को जिस तरह से पेजर धमाके किए हैं इजराइल ने, 5000 पेजर्स में एक साथ विस्फोट। ये है फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी। यही बात इजराइल की जो इंटेलिजेंस है, इजराइल की जो सेना है, इसको नंबर 1 बनाती है। मोसाद आज भी इंटेलिजेंस एजेंसी में नंबर 1 है। और इजराइल की जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ऐसी इजराइल की जो है वो 8200 जिसको कहते हैं ना 8200, 8200 जो एजेंसी है उसका भी उतना ही ज़बरदस्त काम है। आप सोचिए जरा कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स ने जिस कंपनी को ऑर्डर दिया पेजर्स बनाने का,
पेजर देने का, इसकी खबर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को मिल गई और इजराइल ने, आप सोचिए ज़रा, 2 साल पहले इसकी तैयारी शुरू की। जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ, इधर से कार्रवाई शुरू। वियतनाम की एक कंपनी को ऑर्डर दिया गया। वियतनाम की कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंपनियों से कराती है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने शेल कंपनियां बनाई और शेल कंपनी ने उसका डिवाइस, जो पेजर का डिवाइस था, उसको हैक किया और ये बुडापेस्ट तक, वियतनाम से बुडापेस्ट तक की कहानी इतनी ज़बरदस्त और रोचक है कि बाद में लोगों को पढ़ाई जाएगी। तो हिजबुल्लाह के कमांडर्स कांप गए हैं कि किस तरह से ऑर्डर का पता लगा है और किस तरह से पूरा खेल अंजाम दिया गया है। 1966 में ले चलते हैं आपको। 1966 में इजराइल ने इसी तरह का एक प्रयोग किया था और एक प्रयोग के तहत जो सेलुलर फोन था उसमें RDX फिट किया था 1966 में, और अपने कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह के एक जो आतंकी था उसको मार डाला था। तो ये कहानी 1966 की है। इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो 1966 में जब ये हुआ तो ये सेलुलर फ़ोन और ये सब हिजबुल्लाह ने बंद कर दिए और ये लोग पेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए, सैटेलाइट फ़ोन्स के ऊपर आ गए। लेकिन सैटेलाइट फ़ोन्स भी हैक हो गए, तो फिर पेजर एकमात्र सारा रहा। पेजर बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर चलता है, इसका कोई GPS वगैरह नहीं होता, तो इसको हैक करना या इसमें यह पता लगाना कि कोई मैसेज कहाँ से आया है ये पता नहीं लग सकता है, लेकिन वो जो रेडियो स्टेशन है वहाँ से पता लग सकता है। तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस है, जो टेक्निक है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो जहाँ से ये लोग ऑपरेट कर रहे थे वहीं से उन्होंने पता किया और ऑर्डर में जो भी करना था और उन पेजेस के साथ जो भी होना था वो हो गया। 17 सितंबर को जिस तरह से, हालांकि हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर्स को पता होने का अनुमान लगाया जा रहा था कि पेजर्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो अपेरेंट नहीं था, तो केवल शगुफेबाजी थी, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। और 17 सितंबर को जिस तरह से ये फटे हैं, जिन जिन जगहों पर फटे हैं, पेजर बेसिकली लोग ज़्यादातर कमर में बांधते हैं, जेब में रखते हैं नीचे की, तो वो जो हिस्सा है वो डैमेज हो गया लोगों का। कई लोग तो ऐसे हैं इसमें पेजर हमले में जो घायल हैं, जो मर गए वो तो मर ही गए, जो घायल हैं वो पूरी ज़िंदगी अपना खुद का काम खुद नहीं कर पाएंगे। किडनी बाहर आ गई है, दैनिक जो कार्य आपके रोज़मर्रा का जो काम है, पेशाब जाना है, शौच जाना है, वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे की कमर का हिस्सा जो है वो उसमें ब्लास्ट हुआ है। कुछ लोग ऊपर यहाँ जेब में रखते हैं तो वो भी फटा है, वो फटने से आंखें गई हैं किसी की, किसी का दिल गया है किसी की। तो ये जो लोग घायल हैं हॉस्पिटल्स में, उनमें से ज़्यादातर की आंखें गई हैं, नीचे के हिस्से गायब हैं। ये स्थिति की है इजराइल में। तो आज 200 के आसपास लोग मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में एक बात आ रही है 300 मिसाइल इजराइल ने दागी हैं और 700 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। अब लेबनान की तरफ से आरोप आ रहा है कि इजराइल ने रिहायशी इलाकों के ऊपर हमला किया है, जबकि बात असल में यह है कि लेबनान की सरकार ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि उनके जो यहाँ हिजबुल्लाह के जो आतंकी छुपे हुए हैं वो रिहायशी इलाकों में छुपे हुए हैं, और रिहायशी इलाकों में ही, अपार्टमेंट्स में, रिहायशी इलाकों के बिल्डिंग्स में उन्होंने अपने हथियार छुपा रखे हैं, वहाँ से वो अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर। अक्टूबर में जो अटैक हुआ उसमें जो लोग शामिल थे वो उन्हीं रिहायशी इलाकों में रहते हैं, वहीं बंदूकों को ले जाया गया। तो इस बात से लेबनान की सरकार कैसे बच सकती है? अब वो यूएन में भी जा रहे हैं, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी मुद्दा उठेगा, लेकिन इजराइल के पास ये लेजिटिमेट अधिकार है कि भाई आपके यहाँ आतंकी छुपे हुए हैं, आधिकारिक तौर पर हिजबुल्लाह जिम्मेदारी लेता है, तब आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हमारे यहाँ पर जब भी कोई आतंकी घटना होती है उसकी जिम्मेदारी लेता है लश्कर-ए-तैयबा वगैरह, ये जो संगठन है, आतंकी संगठन है, और ये पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, सबको पता है। पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं करती। अभी मौला जट की जो फिल्म का विरोध हो रहा है, लेजेंड ऑफ मौला जट,
ये पाकिस्तान के 1976 में बनी हुई एक फिल्म थी, उसको और रीमेक किया है और वो यहाँ भारत में कई लोग डिमांड भी करें इसको दिखाया जाए। तो उसमें जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर निभाया गया है, उसको रोल प्ले जिसने किया, वो जो एक्टर है वो भी तो मुंबई हमलों का समर्थन कर रहा था हाफिज सईद के साथ, यही तो विरोध है। उस एक्टर को खुलेआम समर्थन करते हुए पाकिस्तान की जनता ने सुना है, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर उसके इंटरव्यू हैं, वो हाफिज सईद का समर्थक है वो, और वहाँ रहता है। पाकिस्तान कभी उसको सज़ा नहीं देता है। हाफिज सईद को जेल में डाला, हाफिज सईद को जेल में इसलिए डाला कि वो अमेरिका का घोषित आतंकी है, भारत से कोई फ़र्क नहीं है। भारत के तो दाऊद इब्राहिम कंपनी वहाँ आराम से रह रहे हैं, बहुत सारे आतंकी हैं। तो सलाउद्दीन तो खुलेआम धमकी देता वहाँ से। तो ये स्थिति एक नेशन की, यदि लेबनान अपने आप को नेशन मानता है तो एक नेशन की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करे, इंटरनेशनल पीस में बिलीव करे। लेकिन ये तो पीसेज में बिलीव करते हैं, टुकड़े टुकड़ों। इनकी तो टू नेशन थ्योरी भारत पाकिस्तान के साथ चलती है और इजराइल इनका दुश्मन है क्योंकि वो काफिर हैं, हिंदू काफिर हैं। तो ये स्थितियां चलती हैं। ऐसे में लेबनान का ये कहना कि रिहायशी इलाकों के ऊपर हमला किया, ये गुनाह किया है और इसका हम लेबनान के ऊपर हमला माना जाएगा। जब हिजबुल्लाह हमले करता है तब आप नहीं कहते हैं कोई बात, तब उसको पकड़ते नहीं हो। उनको हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं उनको कोई सज़ा नहीं मिलती, वो आपके यहाँ हीरो हैं। हिजबुल्लाह का जो चीफ है हसन नसरल्लाह, वो लेबनान के पीएम से ज़्यादा पावरफुल आदमी, वो जब निकलता है तो लेबनान का प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं है उसके आगे, वहाँ नसरल्लाह की ज़्यादा चलती है। अब ये बात अलग है कि इजराइल ने जब से रिटेलिएट किया है तब से हसन नसरल्लाह छुपा हुआ पड़ा है, कोई हरकत नहीं। वो वीडियो जहाँ से भी जारी हो रहे हैं वो पता नहीं लेबनान से आ रहे हैं, कहीं कहाँ से आ रहे हैं। और हमास का चीफ जो इस्माइल हानिये है वो गायब है, क्योंकि ईरान में जिस तरह से इजराइल ने अंजाम दिया था स्ट्राइक का, तो इस्माइल हानिये का आज तक पता नहीं लग रहा कि वो गया था। तो न तो ईरान की सरकार तो खैर हिजबुल्लाह को बनाने वाली समर्थन देती है, ईरान तो खुलेआम बोलता है कि इजराइल को खत्म करो। तो ईरान और लेबनान घोषित रूप से सामने है। तो आज की जो घटना है ये मैसिव अटैक है इजराइल की तरफ से, और इसमें आप देखिए जरा किस तरह की इंटेलिजेंस इस्तेमाल की गई है। फुल प्रूफ प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं। हालांकि पेजर जो अटैक हुए थे ना 17 सितंबर को, उसमें बताया ही जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि इंटेलिजेंस चूक हो गई थी एक बार इजराइल से, कि वो यदि 17 सितंबर को ये अटैक नहीं होते तो फिर ये कभी नहीं हो पाते, क्योंकि एक बार चूक हो गई थी जिससे कि इनको शक हुआ था हिजबुल्लाह के लोगों को कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि इजराइल ने बहुत ही सोचा समझा उस समय जो काम किया वो उसी समय कर सकते थे, लेकिन इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है ये बहुत ज़रूरी बात है। अब जैसे आज का जो अटैक है, इसके पहले इजराइल की जो सेना है उसके प्रवक्ता ने वीडियो जारी किया और इस वीडियो में कहा कि जो लोग हिजबुल्लाह से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, हम कुछ करने वाले हैं। क्योंकि वो लगातार 3 दिन से इजराइल अटैक तो कर ही रहा है लेबनान के ऊपर, आज चौथा दिन है लगातार ये मिसाइल दागी जा रही है। तो इजराइल रुका तो है नहीं, लेकिन ये एक अच्छी बात है इंटरनेशनल जिसको कहते हैं ऑर्डर की, कि पहले बता दिया जाए हम ये करने जा रहे हैं। और ये 4 दिन की जो कार्रवाई हुई है इसमें 900 से ज़्यादा मिसाइल दागी गई हैं इजराइल की तरफ से, और 250 से ज़्यादा लोग हिजबुल्लाह के इसमें जहन्नुम पहुंच गए हैं। ये इजराइल का ज़बरदस्त अटैक है। और आप देखिए जरा, अक्टूबर में पार्टी कर रहे हैं इजराइल के अंदर लोग, और आके आप आतंकी ऐसा कहर बरपाते हैं कि जो निरपराध लोग हैं जिनका कोई दोष नहीं है आप उनको मार रहे हैं। और जब इजराइल ने रिटेलिएट किया गाजा में, जब तो आपके लोग, पूरी इंटरनेशनल जो हमारी ब्रिगेड है वो चिल्ला रही है साहब बच्चों के ऊपर हमला हो रहा है, शिक्षण संस्थानों पर हमला हो रहा है। जब आप अक्टूबर में नहीं बोल सकते थे
जब इजराइल के निरपराध लोग जो पार्टी कर रहे थे निहत्थे लोग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, गृहस्थी लोग ही थे, तो भाग भाग कर जान बचा रहे हैं, आप उनका अपहरण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं महिलाओं के साथ, इजरायली महिलाओं के साथ, तब आप नहीं बोलते। ये स्थिति है। लगातार 4 दिन से मिसाइल हमले चल रहे हैं और इसमें जो खास बात हम बताना चाहते हैं वो ये है कि इजरायली सेना के जो प्रवक्ता हैं, IDF जिसको कहते हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स के जो प्रवक्ता हैं रियर एडमिरल डेनियल हगारी, इन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाली और वीडियो डाला। उस वीडियो में कहा कि हम लेबनान के नागरिकों को सलाह देते हैं कि वे अपनी हिफाजत के लिए खतरे वाले इलाकों से दूर चले जाएं तुरंत, और इजरायली सेना हिजबुल्ला के खिलाफ और घातक हमले करने जा रही है। अब ये तो इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन देने के बाद लेबनान की सरकार या हिजबुल्ला चौंकेगा नहीं, कोई एक्शन नहीं करेगा? इजराइल को क्या पता नहीं था? पूरी तरह पता था, लेकिन वो चाक चौबंद है और लेबनान की और हिजबुल्ला की इतनी औकात नहीं कि वो इजराइल के खिलाफ फुल जिसको कहते हैं फुल स्केल वॉर छेड़ते। फुल स्केल वॉर छेड़ते ही लेबनान पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में आ जाएगा। इसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी हम अभी आपके सामने रखने वाले हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि IDF ने और क्या किया। IDF ने लेबनान का जो रेडियो है, सरकारी रेडियो, उसको हैक किया और उसको हैक करके अपने मैसेज प्रसारित किए कि जिनको भी जाना है, निकलना है, ये जो हथियार जहां रखे हैं वहां से दूर चले जाएं, क्योंकि हम हिजबुल्ला के ऊपर अटैक करेंगे। ये जो रेडियो के ऊपर अटैक हुआ है, हैक, जो साइबर अटैक है, इसने चूल्हे हिलाई हैं, इसने धुआं निकाल दिया है उनकी सारी व्यवस्था का। यह है तैयारी। इसको कहते हैं चारों तरफ से तैयारी करना कि भाई दुश्मन कहां से क्या कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि फुल स्केल वॉर यदि होता है लेबनान की तरफ से, अब लेबनान के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो बयान तो इसी तरह का है कि हम बदला लेंगे। तो बदला लेने के लिए आपकी ताकत है क्या, औकात है? 1917 में, हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बात करते हैं जरा। 1917 में इजराइल देश नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। यहूदी लोग विभिन्न देशों में रहते थे, पहले क्रिश्चियन अटैक्स के शिकार हुए थे और बाद में मुस्लिम अटैक्स के। क्रिश्चियन अटैक्स में बहुत सारे यहूदी कन्वर्ट हो गए और इस्लामिक मामले में यहूदी मारे गए, कन्वर्शन कम हुआ, क्योंकि उसमें दूसरी चीज लिखी हुई है बनी इजराइल के लिए, इजराइल कौम के लिए, इनकी किताबों में। तो 1917 में एक यहूदियों का एक, जिसको कहते हैं ना ब्रेन, वो एक शख्स वहां आता है और इस शख्स ने, अभी जो आप सब मीडिया रिपोर्ट्स में देखेंगे इन बातों को, कि ये जो कार्रवाई हुई थी यहूदियों की तरफ से, ये कितनी जबरदस्त थी, इसका अभी तक भी पूरे विश्व में कोई पैरेलल एग्जाम्पल नहीं मिलता है। ये एक ऐसा एक्शन जिसमें अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए इतना जज्बा, ये है इतिहास। ये इतिहास शुरू होता है 1917 से। हालांकि इजरायली प्रयास बहुत कर रहे थे, जहां भी थे बेचारे अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए थे। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को नाम बदल कर रहना पड़ा। भारत में भी यहूदी बहुत रहते थे। जब इजराइल नहीं बना था, इससे पहले भारत में बहुत सारे यहूदी रहते थे और यहां पर यहूदियों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। और जब इजराइल बना तो भारत से बहुत सारे यहूदी, अभी भी बहुत सारे यहूदी रहते हैं हमारे यहाँ, वो सरनेम आपको समझ में नहीं आते हैं, बहुत सारे यहूदी हैं अभी। लेकिन जो इजराइल पहुंच गए, उनके मनों में भारत की इज्जत इसीलिए है कि भारत तो हमारा ही घर था। तो ये भारत में भी रहे हुए हैं। लेकिन पूरी दुनिया में किस तरह से ये पूरा का पूरा एक अभियान चलाया गया, और अभियान के तहत
एक व्यक्ति आकर वहां बसता है और बसकर उसने जो कमाल किया वो ये किया कि धीरे धीरे एक पहले तो कंपनी बनाई और कंपनी बनाने के बाद उसने वहां से फ़लस्तीनियों से जमीनें खरीदनी शुरू कर दी और वहां से लाने लग गया लोगों को, यहूदियों को वहां पर उस कंपनी में नौकरी देने लग गया। और ये सिलसिला चलता रहा। 1917 से शुरू हुआ ये सिलसिला। फिर अरेबिक कंट्रीज ने ये जो यहूदियों का आगमन हो रहा था इसके ऊपर रोक लगा दी और रोक लगा कर ये कहा कि नहीं, यहां नहीं बस सकते हो। उसमें जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब ये सारे ही मिले हुए थे। तो अब बात यहां यह आ गई कि अब क्या किया जाए। तो फिर लेबनान के रास्ते से, लेबनान उस वक्त क्रिश्चियन कंट्री हुआ करता था, सेकुलर टाइप का कंट्री था, मुसलमान बहुत सारे रहते थे। वो एक हिस्ट्री का पार्ट है लेबनान में किस तरह की स्थिति बनी। तो लेबनान के रास्ते से फिर यहूदियों को एक फुल प्रूफ प्रोग्राम के तहत यहूदियों के जो जासूस थे, यहूदियों के जो इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने उनको लाकर बसाना शुरू किया। लेकिन 1948 आते आते मान्यता जैसे ही मिलती है और ये इस्लामिक कंट्रीज अटैक कर देते हैं। तो उस वक्त तक यहूदियों के कब्जे में छोटी छोटी जमीनें थी और वो बाकी मुसलमानों का ही था, फ़लस्तीनी रहते थे वहाँ। लेकिन उस युद्ध ने निर्णायक काम किया और ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का जो इलाका था उसको छोड़कर सब कुछ इजराइल को हो गया। इजराइल के पास, यहूदियों के पास वाकई एक देश आ गया, पूरी स्ट्रिप के ऊपर कब्जा कर लिया। आप यदि नक्शे में देखेंगे तो राइट हैंड के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा गाजा पट्टी का है और वेस्ट बैंक के ऊपर एक कोना वो बाएं हाथ पर। 1967 आते आते वापस अटैक हुआ। अब स्थिति ये हो गई कि जो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक मुसलमानों के कब्जे में था वो भी इजराइल के कब्जे में आ गया, जिसके लिए बाद में यासर अराफात एंड कंपनी ने जंगें छेड़ी और ये हिजबुल्लाह और ये जो हमास ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ये वही है। लेकिन ये भूल गए हैं कि इजराइल की इंटेलिजेंस ईरान की सेना तक है। ईरान का जो सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक मारा गया उसमें इजराइल की इंटेलिजेंस थी। वहाँ से परमाणु दस्तावेज सारे तैयारी के जो उठाए गए वो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी थी। ईरान मानता है कि ईरान में बहुत सारे लोग मोसाद के लिए काम करते हैं। लेबनान में लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग मोसाद के लिए काम करते हैं। तो ये 1966 में जो काम किया था इजराइल ने, उसमें भी उस व्यक्ति के चाचा को मोसाद ने हायर किया था कि तुम्हारे को इजराइल की नागरिकता दे देंगे हम। तो उसने फिर वो फ़ोन पकड़ाया और वो आतंकी मारा गया। ये इस तरह की बात है। तो बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंसी प्लस जज्बा। एक अटैक हुआ अक्टूबर में, उस अटैक का बदला किस तरह से लिया जा रहा है आप इसकी बानगी देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए कि आज भी मैसिव अटैक, ये फर्क है। अब जो अटैक करने वाले थे हमास चीफ या सिनवार जैसे, या ये जो नसरल्ला हैं, ये इस तरह के जो लोग हैं, ये भागते फिर रहे हैं। ये होती है कार्रवाई। और ये फर्क है हम में, यानी भारतीय लोगों में और इजराइल के लोगों में। हम भूल जाते हैं। मुंबई हमलों के जो आतंकी थे उनको हम भूल गए, जो मास्टरमाइंड्स थे पाकिस्तान में बैठे हैं उनको हम भूल गए, पाकिस्तान को भूल गए। लेबनान जब क्रिश्चियन कंट्री था और बेरूट जो था वो दुनिया का स्विट्जरलैंड, मतलब पेरिस के बाद में दूसरा सबसे खूबसूरत शहर था, सारी फैसिलिटीज थी वहाँ। लेकिन 30% मुस्लिम होते ही लेबनान के ऊपर कब्जा हो गया और वो मुस्लिम कंट्री हो गया। क्रिश्चियंस भागे वहाँ से, इजराइल ने मदद की क्रिश्चियंस की। आज वहाँ जो लेबनान में कुछ लोग इजराइल के समर्थक हैं वो इसीलिए हैं कि क्रिश्चियंस की मदद उस वक्त इजराइलियों ने की थी, जबकि क्रिश्चियंस भी इजराइलियों को दुश्मन मानते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी एसेट बना रखी वहाँ। तो लेबनान हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इजराइल की
एक कॉलोनी बन जाए, क्योंकि मिला हुआ तो है ही। रही बात पाकिस्तान की, हमारे स्थिति, तो हम जम्मू कश्मीर में इतने आतंकी हमले हो गए हैं, हमलावर आते हैं, चले जाते हैं, पाकिस्तान घुस जाते हैं। पाकिस्तान आज भी वैसे का वैसा पाकिस्तान बना हुआ है, भारत में उनके एजेंट्स हैं। कभी भी हम मैसिव कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। जब भी हमने मैसिव कार्रवाई की है तब हम टेबल पर बैठ गए और हमको वो करना पड़ गया जो करना नहीं चाहिए था। बांग्लादेश वाले मामले में भी हम बैठ गए टेबल के ऊपर और हमने गंवा दी, जंग जीती हुई गंवा दी। 1965 में हमने जंग जीती हुई गंवा दी। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जान ले ली उस टेबल टॉक में। ये हमारी स्थिति है। तो ये कब हम इस तरह के बनेंगे कि दुश्मन अपने घर में जाते हुए डरे। ये इजराइल ने जो काम किया है, यहाँ लेबनान और गाजा तक की सीमित नहीं है, ये सीमित हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह का प्लान इजराइल ने बनाया उसमें जहां पर भी एंटी इजराइल व्यक्ति रहता है, एंटी इजराइल आतंकी रहता है, उसकी हालत खराब है। इस वक्त उसको मृत्यु सता रही है। वो अपना कोई भी इक्विपमेंट बिजली के प्लग में लगाने से डर रहा है। इसको कहते हैं खौफ और इसको कहते हैं बदला। एक हमारे ये धमकियां देते रहते हैं, हमले भी करा देते हैं, हमारे लोग मारे जाते हैं, हम बयान दे देते हैं और वहां से फिर धमकी आ जाती है। तो ये कई तरह की जिहाद छेड़ रखी है भारत में, वहां करके देखें ये लोग। यहां तो आज ही आप खबरें पढ़ लेना, लव जिहाद के इतने मामले आ रहे हैं, लैंड जिहाद के मामले चल रहे हैं, फिर धमकियां आ रही हैं ऊपर से कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम गजवाए हिंद कर देंगे। पाकिस्तान में बैठे हुए लोग धमका देते रहते हैं, गजवाए हिंद होगा, हिंदुस्तान के लोगों को पकड़ पकड़ कर जंजीरों में कैद करके लाएंगे। ये हिम्मतें क्यों होती हैं? क्योंकि 1947 से, बल्कि तो शुरू से ही 1920 से ही, हम जब हमारे यहाँ पर बेकसूर हिंदुओं को मारा गया तब से ही चल रहा है। लेकिन हम ठीक है भूल जाते हैं। और हिंदू चूंकि जातियों में बटा हुआ है, एक दूसरी जाति से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि इजराइल में समाज नहीं है, इजराइल में भी सिस्टम है हमारी तरह का ही, लेकिन उनमें नफरत नहीं है। वो पूरी बने इजराइल एक तरह की कौम है। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा जी की संतान है हम सारे हिंदू सनातनी, तो ब्रह्मा जी की संतान ही मानना चाहिए। लेकिन अब ब्रह्मा जी की संतान कहते हैं कि लोग नाराज हो जाते हैं, ये तो मनुवादी हैं, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। भाई आपका जन्म कहाँ से हुआ? फिर आपके रिश्ते, आपके ये जो समाज है कहाँ से बना? अब आप नए नए देवताओं को ला रहे हो, आप क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहे हो, आप इस्लाम में कन्वर्जन जा रहे हो, जबकि आपके भी देवी देवता हैं। भारत के सनातनी हिंदू तो सारे ब्रह्मा जी की संतान हैं, हम तो ऋषियों की संतान हैं। वर्ण व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने इसको जाति में भी बदल दिया। कुछ इस्लामिक आक्रांताओं ने जातियां बना दी। जो चमड़े का काम करने वाला था शर्मकार है। इस्लाम में आज भी आप पाकिस्तान चले जाइए, आज भी कम्मी कौमी ये सब चीज़ें मिलेंगी आप। ये वर्गीकरण उन्होंने किया है। मुसलमानों में एक पंथ नहीं है, एक समाज नहीं है, अलग अलग जातियां हैं। पाकिस्तान में भी हैं और अरब में भी हैं। जहां से इस्लाम उठा है वहां से भी है। वहां कुरैश का ही वो बना है खलीफा, कुरैश जाति के अलावा खलीफा नहीं बन पाया है। ये बात आपको ये मुस्लिम लीडर, ये लिबरल्स नहीं बताएंगे। प्रोफेट की जो जाति थी कुरैश, उसी कुरैश के खलीफे बने हैं आज तक। उनको बोलो कि दूसरे को बना के दिखाया। लेकिन भारत की जो सनातनी परंपरा है, जो ब्रह्मा जी की संतान मानते हैं अपने आप को, ये भी इजरायली जो यहूदी हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारा जो पैगंबर अब्राहम जो था उसकी धरती है ये। अब अब्राहम और ब्रह्म जो आप है वो कभी और डिस्कस कर लेंगे, ये है सारी एक ही खेल है। लेकिन अब अपनी बात के लिए लड़ रहे हैं। अब्राहम का हमारा वो स्थान है यरूशलेम, जहां अब्राहम रहते थे, वो हमारा है, इसलिए लड़ाई चल रही है। ये कोई आज की लड़ाई थोड़ी है, ये तो लाखों साल पहले की लड़ाई है। वो आज भी अपनी पहचान छोड़ने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो पहचान छोड़ने को तैयार है कि नहीं, इन्होंने अत्याचार किए, क्योंकि बुक्स में लिख दिया, ये इस्लामी आक्रांताओं ने लिखवाया है और अंग्रेजों ने उसको और किया है। तो इनको ये लगता है कि भाई हमारे ऊपर तो अत्याचार हुए हैं। अब ये अपनी अस्मिता के लिए लड़ नहीं रहे हैं,
जब ये इस्लामिक आक्रांताओं ने हराकर आपको दलित शोषित बनाया, उनके प्रति आपके मन में नफरत नहीं है। अंग्रेजों ने आपको दलित शोषित बनाया, बेगार लिया आपसे, आपको कमी बनाया, सभी समाजों को लिया। आप इसमें एक भी समाज अछूता नहीं है, सबके ऊपर अत्याचार हुए। उस वक्त लोग उठे, सबने रिटेलिएट किया। अब जब से आज़ादी मिली है तब से एक नए इशू पर छेड़ रखा है। तो बहरहाल जब तक इस तरह की फ्रजाइल व्यवस्था रहती है तब तक इजराइल जैसे काम नहीं हो सकते। और इजराइल जैसे अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने कल्चरल वैल्यूज़ के लिए जो लड़ाई है वो आप नहीं लड़ सकते हैं। जो इजराइल ने सिखाया पूरी दुनिया को, आज का अटैक यही सिखाता है कि कोई यदि हमारी अस्मिता के ऊपर हमला करेगा हम उसको नष्ट नाबूद कर देंगे। और मैं आपको आज ये बात इसलिए कह रहा हूँ रेखांकित करते हुए कि यदि लेबनान ने इजराइल के ऊपर हमले की गलती कर दी, अब तक तो हिजबुल्ला हमले करता है, सो कॉल्ड हिजबुल्ला, जैसे कि पाकिस्तान हमले नहीं करता है। हमने ये समझने जैसी बात है, कश्मीर में 1947 अक्टूबर में जो हमला हुआ वो पाकिस्तान ने किया, लेकिन कहा क्या गया, ये कबायलियों ने किया है। जम्मू कश्मीर में बाद में जितने भी अटैक्स हुए कौन कर रहा था? नॉन स्टेट एक्टर्स हैं साहब, हम थोड़ी कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, किसने किया? नहीं साहब, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। कारगिल वॉर किसने किया? हमारा लेना देना नहीं है, जबकि पाकिस्तानी सेना के जवान उसमें मारे गए हैं। बाद में एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी सेना से गलती हुई है। ठीक वैसा ही काम ये लेबनान की तरफ से हो रहा है। आपके देश से रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, रॉकेट आ रहे हैं, तो आपका किस तरह का देश है फिर ये? तो अब लेबनान यदि गलती कर गया, गलती तो कर रहा है, और जिस तरह इजराइल पीछे पड़ गया है, अब ये बात अलग है कि ये एक देश के ऊपर हमला नहीं कर रहा इजराइल भी, फुल प्रूफ बॉर्डर को नहीं घेर रहा है, लेकिन लेबनान की तरफ से ऐसी कोई गलती हो गई तो लेबनान नक्शे से इजराइल के रूप में आपके सामने आ जाएगा नक्शे में। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। इजराइल लेबनान को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगा, और जैसे गाजा में और वेस्ट बैंक में ये रहते हैं इजरायली प्रोटेक्शन में, इजरायली खाने के ऊपर, इजरायली पानी के ऊपर, इजरायली चिकित्सा के ऊपर, ऐसे ही लेबनान में हाल होने वाला है। हालांकि लेबनान खंडरों में तब्दील देश है, कुछ सामान नहीं उनके पास में, आतंकियों का सरपट दौड़ते हैं वहाँ, और यह हालात हैं कि ग्रुप लीडर जैसे कबायली होते हैं वैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। और 70 के दशक से पहले की यदि हम बात करें तो लेबनान पूरी दुनिया के लिए एक चमकती दमकती एक संस्कृति थी, एक अजीब सा एक नज़ारा था वहाँ का, लोग घूमने जाते थे। आज वहाँ जाने से डरता आदमी कि कब आदमी हमलों में मारा जाए, इसका कोई अता पता नहीं। तो ये स्थिति है। तो समझने जैसी बात सिर्फ इतनी सी है कि देश एक सीमा का नाम हो सकता है, लेकिन जो हमारी पहचान का, अस्तित्व का मसला है वो देश की सीमाओं से बियॉन्ड है। देश की सीमाएं एक्सपांड होती रहती हैं, सिंक्रोनाइज होती रहती हैं, दूसरों के साथ मिलती रहती हैं। आज पाकिस्तान यदि मान लीजिए कोई यूएन में इस तरह की बात कह दे कि हम तो साहब मिलना चाहते हैं, वापस से आतंक खत्म कर दे, वापस से देश बन जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन जो सोच है वो सोच परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, चाहे उसमें लाखों साल लग जाए। हजारों साल से यहूदी लड़ रहे थे अपना देश बनाने के लिए, आखिर में बनाया और आज उसको डिफेंड कर रहे हैं। जो स्थिति यहूदियों की है वही स्थिति हिंदुओं की है। हिंदुओं के लिए भारत एक देश है जिसमें भी आधा ही मान के चलिए आप, जिस तरह की व्यवस्थाएं आपके सामने हैं, लेकिन कुछ तो है रहने के लिए। सोचने वाली बात यह है कि ये कब तक है, कब तक बचाए रखेंगे, और क्या हम इजराइल की तरह घिरे हुए होने के बावजूद इतना रिटेलिएशन दिखा सकते हैं, इतना करेज दिखा सकते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये था आज का प्रोग्राम, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।